हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं ईश्वर से यही विनती करूंगा कि आप लोग हमेशा मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को नए जोश के साथ स्टार्ट किया जाए। और आज के वीडियो में और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी सी वार्ता हो जाए। आज की वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले, यही पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद पढ़े। 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से हम लोग सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया को पढ़ चुके हैं। सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो शेष क्रियाएं बची हुई है, जो शेष क्रियाएं बची हुई हैं, आज के वीडियो में उन्हीं का समापन किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपके प्रतिभा को देखा जाता है। तो चलिए आप आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है कि आपके दिमाग को चेक कर लिया जाए कि आप लोग कितना अच्छे से, कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन यही है कि वह आए, वह आए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन बी सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। ऑप्शन नंबर सी प्रणयार्थक क्रिया, प्रणयार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। चलिए फटाफट अपना उत्तर दीजिए। क्वेश्चन को देखते ही आपके जो है उत्तर आ जाने चाहिए थे। ऑप्शन देने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी अब ऑप्शन मिल गया है तो आराम से जो है कि बातों को बता सकते हैं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सही उत्तर आया होगा, सही उत्तर आया होगा। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चलिए थोड़ा सा याद दिला देते हैं आप लोग को परिभाषा को, कि वह कौन सी क्रिया है जिस जिस क्रिया में एक कार्य और एक ही जो है कि कर्ता होता है। वह कौन सी क्रिया है जिसके वाक्यों में एक कर्ता और एक ही कार्य होते हैं, एक ही क्रियापद होते हैं। तो उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है। तो आप लोग कहेंगे कि जहाँ पर एक कार्य, जहाँ पर एक कार्य और एक ही कर्ता हो, वहाँ पर हमारी सामान्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है भैया, सामान्य क्रिया होती है। तो इस वाक्य में हमारा कौन सा क्रिया होगा, तो सामान्य क्रिया। कुछ बातें और याद दिला देते हैं कि जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्ता तो एक हो लेकिन क्रियापद दो दो हों, लेकिन क्रियापद या कार्य कह लीजिए दोनों एक साथ होते हों, एक साथ लगे हों। या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाओं को एक साथ किया जाए, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है। तो जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लीजिएगा कि राजू, राजू किताब, राजू किताब पढ़ने लगा, राजू किताब पढ़ने लगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो हम बताए थे कि जहां पर कर्ता एक हो और क्रियाएं एक साथ हों, क्रियाएं एक ही साथ हों, भले ही वो दो हों, भले ही वो तीन हों। ठीक है, तो जहां पर दो या दो से अधिक
क्रियाएं एक साथ होती हैं, एक साथ लगी रहती हैं, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए, यही चारों ऑप्शन रहेंगे आप लोग के लिए, तो आपका सही आंसर होना चाहिए संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? तो संयुक्त क्रिया। तो चलिए अब जो है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बातें समझ में आई होंगी, तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में हम लोग की पहली टॉपिक रहेगी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि आप लोग एग्जाम को देते होंगे तो आप लोगों से भेंट हुई होगी पूर्वकालिक क्रिया से। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूर्वकालिक क्रिया में कि इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, आपको सारी जानकारी पता हो चुकी होगी। चलिए देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया को। पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि जब कर्ता एक कार्य या एक क्रिया या कार्य, एक क्रिया समाप्त कर एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरे या दूसरी क्रिया या कार्य में प्रवेश करती है उसे पूर्व प्रवेश करती है तो तो पहली तो पहली क्रिया को पहली क्रिया पहली क्रिया को पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ये है पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा। इसमें होता क्या है कि एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य में कर्ता एंट्री कर जाता है, कर्ता प्रवेश कर जाता है। तो पहली जो क्रिया बीती है, जिसको खत्म करके दूसरी क्रिया में प्रवेश किया है, उसी पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से इसके जो शब्द है ना, पूर्वकालिक शब्दों के माध्यम से ही आप पहचान सकते हैं कि पूर्व का मतलब ही क्या होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। और इसकी पहचान क्या होती है कि एक कर्ता रहेगा और दो भिन्न भिन्न कार्य को करता है। एक कर्ता रहता है और दो क्रियापद रहते हैं इसके वाक्यों में। एक कर्ता और क्रियाएं जो रहेंगी या क्रियापद जो रहते हैं, दो रहते हैं। एक पहले संपूर्ण होता है, उसके बाद दूसरा वाला संपूर्ण हो या ना हो, लेकिन दूसरी क्रिया रहती है। ठीक है।
चलिए देख लेते हैं वाक्य इसके। इसके वाक्यों को देख लिया जाता है कि जैसे में मोहिनी मोहिनी खाना खाकर सो गई। मोहिनी खाना खाकर सो गई। इसमें बताइएगा कि क्रियाएं कितनी आपको दिख रही है। इस वाक्य में कितनी क्रियाएं दिख रही है और क्रियाओं को करने का कार्य कौन कर रहा है। क्रियाओं को करने का कार्य कौन कर रहा है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे क्रियाओं को करने का कार्य तो मोहिनी ही कर रही है। मोहिनी है क्या, तो मोहिनी कहेंगे करता है। मोहिनी क्या है, तो मोहिनी करता है। अब देखिएगा कि मोहिनी पहला काम क्या कर रही है। पहला काम क्या कर रही है, तो आप कहेंगे कि मोहिनी खाना खाकर सो गई। पहला काम है उसका खाना खाना। खाना खाना ये जो कार्य है वो कंप्लीट की है कि नहीं। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल की है। यानी पहले काम को समाप्त कर जब कर्ता दूसरे कार्य में एंट्री करता है तो पहली वाली क्रिया को क्या कहा जाता है भैया। पहली वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। मोहिनी ने पहला काम क्या किया, आप कहेंगे खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने क्या किया, सो गई। वो दूसरा काम क्या कर रही है, सोने का काम कर रही है, लेकिन उसके पहले वो क्या की है, खाना खाई है। तो जो पहला काम कंप्लीट किया जाता है उसे ही तो पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बताइए बातें जो है समझ में आई कि नहीं, बातें जो है क्लियर हुई कि नहीं। आप कहेंगे कि हाँ क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। तो चलिए दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, है कि नहीं आसान भैया। पूर्वकालिक क्रिया जो है आसान है कि नहीं। दूसरा वाक्य देख लीजिए और दूसरे वाक्य में आप लोग ही उत्तर दीजिएगा। दूसरा वाक्य है जैसे मोहन नहाकर पूजा करने लगा। मोहन नहाकर पूजा करने लगा। मोहन नहाकर पूजा करने लगा। इस वाक्य में बताइएगा कि कौन सी क्रिया है। तो आप कहेंगे कि दो दो क्रिया हमको दिख रही है, दो दो क्रियाएं दिख रही है ना, कि मोहन नहाकर पूजा करने लगा। पहला काम उसने क्या किया, आप कहेंगे कि नहाने का कार्य किया है। तो जब नहाने का कार्य किया है तो पहले वाले ही क्रिया को तो पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो यानी इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। बात समझ में यदि आ गई हो तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए दूसरी क्रिया की ओर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल आसान है, आपको बस समझने की देरी है। जैसे ही आप समझ लेते हैं हम आपको गारंटी देते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट क्रिया है हम लोग की प्रणयार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्रिया है प्रणयार्थक क्रिया। हेडिंग डालिएगा प्रणयार्थक क्रिया। प्रणयार्थक क्रिया प्रणयार्थक क्रिया प्रणयार्थक क्रिया। ठीक है, प्रणयार्थक क्रिया बताइएगा कि किसे कहते हैं। प्रणयार्थक क्रिया को पहले तो समझ लीजिए, प्रणयार्थक क्रिया किसे कहते हैं।
ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में हमको क्या क्या चीजें जो है देखने को मिलेंगी। तो हम आपको बता देते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में आपको दो कर्ता देखने को मिलेगा। दो कर्ता रहेंगे, क्रिया एक रहेगी। कर्ता कितने? दो, और क्रियापद कितने? एक। यानी दो कर्ता में से, ठीक है, अंतर क्या है कि दोनों कर्ता समान नहीं रहेंगे। दोनों कर्ता समान नहीं रहेंगे। बस समझने का और पहचानने का हम एक तरीका आपको बता रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्यों में आपको दो कर्ता देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक कर्ता आपको जो है कि कार्य करते हुए नजर आएगा और एक कर्ता कार्य को करवाते हुए नजर आएगा। ठीक है, अंतर क्या है कि एक कर्ता खुद कार्य न करके दूसरे कर्ता से कार्य को करवाता है। और जो है कि कार्य कितने किए जाएंगे? तो कार्य एक ही किए जाएंगे, कार्य पद एक ही रहेंगे, क्रिया एक ही होगी, बस कर्ता दो होंगे। अंतर है कि नहीं? पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक में अंतर है कि नहीं? ऐसे भी पहचान सकते हैं और जो है कि इनकी परिभाषाओं से भी पहचान सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी परिभाषा एक लाइन की है, अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में दो कर्ता होते हैं, जिस वाक्य में दो कर्ता होते हैं, कर्ता होते हैं, जिसमें से जिसमें से एक कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता से दूसरे कर्ता से दूसरे कर्ता से दूसरे कर्ता से कार्य को करवाता है, करवाता है, उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर, जिस वाक्य को काट कर, जहां पर दो कर्ता हैं या दो कर्ता देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता से कार्य को करवाता है, उसे ही या उन्हें ही प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उन्हें ही प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। किताबी परिभाषा नहीं है, समझ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ के आप लिख सकते हैं। ऐसे भी कह सकते थे कि इस क्रिया में दो कर्ता देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कर्ता कितने दिखेंगे हमको? तो आप कहेंगे दो। क्रियापद आप कहेंगे एक। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। हो गई परिभाषा। कर्ता दो और क्रिया एक। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे नहीं, ठीक दो कर्ता में आपको एक प्रेरक कर्ता दिखेगा और एक प्रेरित कर्ता। ये जहां पर नजर आएंगे वहां पर आप बताइएगा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, ये जहां पर नजर आएंगे वहां पर बताइएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कैसे? प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं? प्रेरित कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को जो कार्य को करवाता है, जो कार्य को करवाता है
उसे प्रेरक करता, और जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है उसे प्रेरित करता कहते हैं, उसे प्रेरित करता कहते हैं। बताइए अंतर है? आराम से पहचान सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे कि जी जरूर अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उदाहरण को। उदाहरण को देख लिया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल्स को समझ लीजिएगा कि माँ ने बेटी से खाना बनवाया, बनवाया। माँ ने बेटी से खाना बनवाया, माँ ने बेटी से खाना बनवाया। बताइए इस वाक्य में कार्य क्या किया जा रहा है? खाना बनाना। ठीक है, कार्य क्या किया जा रहा है? खाना बनाना। तो क्रिया क्या है हमारा? बनाना, है कि नहीं? अब कर्ता कितने हैं यहाँ पर? आप कहेंगे कि दो, माँ और बेटी, माँ और बेटी। इसमें से बताइएगा कि प्रेरक कर्ता कौन है और प्रेरित कर्ता कौन है? प्रेरक कर्ता कौन है और प्रेरित कर्ता कौन है? तो आप कहेंगे कि माँ ने बेटी से खाना बनवाया, माँ ने बेटी से खाना बनवाया। बनवा कौन रहा है? माँ। किससे? बेटी से। जो बनवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक करता। जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित करता। तो हमें माँ क्या दिखाई दे रही है? प्रेरक कर्ता के रूप में। क्या इन्हें हम प्रेरक कर्ता नहीं कह सकते? इन्हें प्रेरक करता, और जो काम को करता उसे प्रेरित करता, प्रेरित करता। ठीक है। और इस वाक्य में यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी क्रिया? तो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं भैया? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? जहां पर दो कर्ता दिखेंगे, एक कार्य को करवा रहा होगा और एक कार्य को कर रहा होगा, उस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उस वाक्य में आप बताइएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, तो चलिए एक और उदाहरण को देख लेते हैं। एक और उदाहरण को देख लिया जाता है कि जैसे में जैसे में यदि आपसे कह दिया जाए कि रोहन ने रोहन ने मोहन से चाय मंगवाया, चाय मंगवाया। इस वाक्य में कौन सा, मतलब कौन सी क्रिया है? यदि इस वाक्य में आपसे पूछी जाए कि कौन सी क्रिया है तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? और इसमें पूछा जाए अंडरलाइन देकर कि कौन प्रेरक करता है कौन प्रेरित करता है, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? तो आप बताएंगे कि रोहन प्रेरक करता। रोहन कौन सा करता? प्रेरक करता। और चाय कौन ला रहा है? मोहन। तो ये कौन सा करता हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्रेरित करता हो जाएगा। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं भैया? यदि आपको बातें समझ में आई हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, फटाफट लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से जो है नोट्स बनाते रहिए और बढ़िया से लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है कि कौन कौन सी क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। 4 क्रियाएं हो चुकी हैं। लास्ट क्रिया हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। लास्ट क्रिया हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। चलिए यहीं पर दो दो क्रियाएं हम लोग साथ में पढ़ते हैं, दो दो क्रियाएं हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अब कहेंगे कि दो क्रिया कहाँ से आ गई? तो एक प्रयोग के आधार पर जो हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें से कृदंत क्रिया, सजाती क्रिया और सहायक क्रिया। कृदंत क्रिया, सजाती क्रिया और सहायक क्रिया, वो जो 3 क्रियाएं हैं उनको भी आज के ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं कि नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया में अंतर क्या है, और जो है कि हम क्यों एक साथ पढ़ रहे हैं इनको। ठीक है, तो इनको पढ़ने का एक मुख्य रीजन ये है कि इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाम धातु क्रिया और जो है कृदंत क्रिया में अंतर क्या होता है। और चलिए अभी हम आपको देकर ही जो है कि वाक्य पूछ ले रहे हैं कि कौन सी क्रिया है। ठीक है, शब्दों के माध्यम से पूछ ले रहे हैं, जैसे चलना, बी है पढ़ना, सी है खेलना, डी है घूमकर। ठीक है, घूमकर। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। फटाफट बताइए, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है क्रियाओं के, कि जो है कि नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया है कि कृदंत क्रिया है, कृदंत क्रिया है। चलिए फटाफट बताइएगा, नाम धातु क्रिया है कि कृदंत क्रिया है। चलिए तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस वाक्य में या इस प्रश्न में कौन सी क्रिया है। तो इस प्रश्न में जो है कि क्वेश्चन देखिए आपसे कैसे पूछा गया है कि चलिए मान लेते हैं कि इन चारों विकल्पों में से हमने पूछा है कि कृदंत क्रिया कह रहे हैं, हमने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी क्रिया है इन चारों ऑप्शनों में। तो अभी तक जो है कि आपको बातें जो है समझ में नहीं आई होंगी। यदि हम यहीं से जो है कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि जैसे क्वेश्चन ये है कि इन चारों विकल्पों में से हमें बताइएगा कि कृदंत क्रिया का उदाहरण कौन है, कृदंत क्रिया का उदाहरण कौन है, तो क्या बताएंगे। या फिर ऐसे भी यदि आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपके पास चार विकल्प हैं, इन दोनों क्रिया में से बता दीजिएगा कि इन चारों में कौन ऐसा ऑप्शन है जिनमें से इन दोनों में से कोई न कोई क्रिया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक जो है कि आंसर बता ही देते हैं कि घूमकर शब्द में, घूमकर शब्द में कृदंत क्रिया है और नाम धातु क्रिया इन चारों विकल्पों में से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। चलिए तो अंतर देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं कि घूमकर कैसे बनी है। ठीक है, तो एक जो कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और एक तरफ कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत क्रिया बारी बारी से देख लेते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं, बारी बारी से देख लिया जाता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा सर्वनाम में, संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया कहा जाता है।
चलिए देख लेते हैं कि इन तीनों शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। और कृदंत क्रिया किसे कहा जाता है? तो कृदंत क्रिया भी अभी जस्ट पढ़ेंगे, पहले अभी थोड़ा सा नाम धातु क्रिया को और अच्छे से उदाहरण के माध्यम से देख लीजिएगा। नाम धातु क्रिया की एक और पहचान है, नाम धातु क्रिया की एक और पहचान है कि इसके शब्दों में आना प्रत्यय लगा रहेगा। आना प्रत्यय लगा रहेगा, आना प्रत्यय लगा रहेगा, या फिर आना प्रत्यय लगने से ही नाम धातु क्रिया बनती है। किसमें? संज्ञा के शब्दों में, सर्वनाम के शब्दों में और विशेषण के शब्दों में। जैसे में देख लेते हैं इसके उदाहरण को। बात, लात, ठीक है, लात, हाथ, ठीक है। अब नाम धातु क्रिया क्या क्या बनेगी? बात से बतियाना, 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 ठीक है। और लात से लतियाना, लतियाना, ठीक है। हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना। जैसे अपना सर्वनाम है ना, अपना सर्वनाम है तो अपना से अपनाना, अपनाना, ठीक है। और जैसे शर्म से शर्माना, शर्माना, शर्म से शर्माना हो जाएगा। और लाज से लजियाना हो जाएगा, लाज से लजियाना हो जाएगा, ठीक है। शर्म से शर्माना, लाज से लजियाना, ठंडा से ठंडाना, गर्म से गरमाना। ये सभी जो है कि शब्द आ जाएंगे नाम धातु क्रिया में। ये सभी शब्द किस में आ जाएंगे? नाम धातु क्रिया में। चलिए देख लेते हैं कि कृदंत क्रिया किसे कहेंगे। तो कृदंत क्रिया की पहचान सीधे देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। कृदंत क्रिया मूल धातु में, मूल धातु में ना प्रत्यय, ना प्रत्यय, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर किसी भी किसी भी प्रत्यय को किसी भी प्रत्यय को लगाया जाए, लगाया जाए तो तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी, तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी, कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे में मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर किसी भी प्रत्यय को लगाया जाए तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे में यदि हम कह दे पढ़, पढ़ना, सामान्य सी क्रिया हो गई, क्रिया हो गई कि नहीं। यदि हम पढ़ में आ प्रत्यय लगा दें तो शब्द बनेगा पढ़ा। पढ़ में यदि हम कर लगा दें तो शब्द बनेगा पढ़कर। ये सभी जो शब्द बन रहे हैं ये भी तो क्रिया ही कहलाएंगी, ये भी तो क्रिया ही कहलाएंगी। तो पढ़ा, पढ़कर,
पढ़ में यदि हम ई प्रत्यय लगा दें या आई प्रत्यय लगा दें तो शब्द बनेगा पढ़ाई। पढ़ाई। तो बताइएगा, पढ़ा, पढ़कर, पढ़ाई, ये क्या है? ये भी तो क्रिया ही है, लेकिन क्रिया में कौन सी क्रिया है जब पूछी जाए तो क्या इन तीनों शब्दों में ना प्रत्यय लगा है? आप कहेंगे नहीं। तो जब ना प्रत्यय को छोड़कर किसी भी प्रत्यय को लगाकर क्रिया यदि बनाई जाती है तो उस क्रिया में कृदंत क्रिया होती है। उस क्रिया में कौन सी क्रिया? तो कृदंत क्रिया होती है। बताइएगा कि नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया में कुछ अंतर दिखा? कुछ अंतर दिखा? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है और मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर किसी भी प्रत्यय से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहा जाता है। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो चलिए दो क्रियाएं और बची हैं, उनको भी समाप्त कर लिया जाए। उनको भी समाप्त कर लिया जाए। अब दो क्रियाएं कौन कौन सी बची हैं तो देख लेते हैं। एक बची है सहायक क्रिया और एक बची है सजाती क्रिया। एक बची है सहायक क्रिया और एक बची है सजाती क्रिया। तो इनको भी चलिए देख लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट, जो है कि इसको देख लेते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया शब्द ही आपको डिनोट कर रहा होगा कि सहायक मीन्स होता क्या है? मददगार। मददगार भाई सहायक है, यानी ये किसी न किसी की सहायता कर रही होगी, तभी तो इसका नाम रखा गया सहायक क्रिया। और अंग्रेजी में इसे बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया इसे क्यों कहा जाता है और इसका काम क्या है? तो चलिए लिख लेते हैं कि मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। आखिरकार ये मुख्य सहायक क्रिया की सहायता किस रूप में करती है? तो आपको पता होगा कि है, हूँ, हो, था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, हैं, हूँ, हो, है ना, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, उन्हें ही सहायक क्रिया कहा जाता है। उन्हें ही सहायक क्रिया कहा जाता है। आखिरकार वो यदि न रहे तो वाक्य में क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यदि सहायक क्रिया वाक्य में नहीं रहती है तो वो वाक्य अशुद्ध और अपूर्ण माना जाएगा। वो वाक्य अशुद्ध और अपूर्ण माना जाएगा। तो जब वाक्य ही अशुद्ध है तो इसके आगे बात ही क्या है कि नहीं? तो ये बताइएगा कि सहायक क्रिया अपने नाम के भांति कार्य को कर रही है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। अब बातें हमारी समझ में आ भी गई होगी कि सहायक क्रिया को सहायक क्रिया क्यों कहा जाता है। जैसे में मीरा पढ़ती, यदि इतना ही वाक्य रहता मीरा पढ़ती, तो क्या आप वाक्य को शुद्ध मान लेते? आप कहेंगे नहीं, यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो यदि हम इस वाक्य में है लगा दें, यदि हम इस वाक्य में क्या लगा दें? है, तो वाक्य जो है हमारा कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं? वाक्य हमारा जो है कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ मीरा पढ़ती है, मीरा पढ़ती है। अब जो है कि वाक्य शुद्ध है और कंप्लीट है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? पढ़ना।
मुख्य क्रिया पढ़ना है, इसी की तो ये मदद कर रही है, इसी की तो ये मदद कर रही है। इसके द्वारा डिनोट किए गए शब्दों को जो है ये कंप्लीट कर रहा है, वाक्यों के भांति जो है कि ये अपने शब्द को लाकर वाक्य को पूरा से पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो मीरा पढ़ती है, हेल्पिंग वर्ब वहीं पर लगाया जाता है। इसका काम कब आता है? जब मुख्य क्रिया को जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए लगाई जाती है। सहायक क्रिया बहुत ही सिंपल है। सहायक क्रिया में कौन कौन से आ जाएंगे? तो यही कह सकते हैं, है हूँ हो, है हूँ हो, था थी थे, था थी थे। ठीक है, था थी थे, होगा होगी होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्रिया को देख लेते हैं। लास्ट क्रिया हम लोग की क्या है? तो लास्ट क्रिया हम लोग की है सजाती क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। सजाती क्रिया को देख लिया जाता है। सजाती क्रिया किसे कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा देखकर ही बता सकते हैं और इसके शब्दों को देखकर बता सकते हैं। सजाती का मतलब होता है समान जाति, जो हमारी जाति से मिले उसे ही तो सजाती कहेंगे। विजाति किसे कहा जाता है? तो जो हम लोगों से अन्य हो, अलग हो, भिन्न हो, उसे ही विजातीय कहा जाता है। तो हम लोग वर्णमाला में पढ़े थे सजाती स्वर और विजाती स्वर, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमको सजाती शब्द मिला है और यहाँ पर सजाती क्रिया कहा जा रहा है। ठीक है, सजाती क्रिया कहा जा रहा है। तो चलिए बता दीजिएगा कि सजाती क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसकी सुन लीजिएगा। समान जाति के, समान जाति की क्रियाओं को, समान जाति की क्रियाओं को सजाती क्रिया कहा जाता है, सजातीय क्रिया कहा जाता है, सजाती क्रिया कहा जाता है, सजाती क्रिया कहा जाता है। समान जाति की क्रियाओं को सजाती क्रिया कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक ही धातु, एक ही धातु से बनी होती हैं, एक ही धातु से बनी होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो एक ही धातु से बनी होती हैं उन्हें ही समान या सजाती क्रियाएं कहते हैं, या उन्हें ही सजाती क्रिया कहा जाता है। जैसे में देख लीजिएगा उदाहरण कि मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी। चलिए वाक्य में बता दीजिएगा कि क्रिया क्या है। वाक्य में बता दीजिएगा कि क्रिया क्या है, फटाफट बताइए। आप कहेंगे कि पढ़ना, पढ़ाई, है कि नहीं? दो दो हमको दिख रही कि नहीं? एक ही जाति की है कि नहीं? यदि हम इनके मूल धातु को निकालें तो आप देखिएगा कि इसमें से क्या निकलेगा। पढ़ाई शब्द में यदि आपसे पूछा जाए मूल धातु क्या है तो आप बताइएगा पढ़। पढ़ी में यदि पूछा जाए तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? पढ़। तो एक ही धातु से बनी क्रियाओं को कौन सी क्रिया कहा जाएगा? तो आप कहेंगे सजाती क्रिया कहा जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? जैसे सनोज ने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी। सनोज ने चढ़ाई चढ़ी। चढ़ मूल धातु है, सामान्य जाति है। मीरा ने
लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। मीरा ने लड़ाई लड़ी, मीरा ने लड़ाई लड़ी। बताइए सजाती क्रिया समझ में आया कि नहीं? यदि आपको सजाती क्रिया समझ में आ गई हो तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करिए। धन्यवाद।